ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे अभी तक हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं आपको यही बता दूं कि आज के लेक्चर में हम बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको ये पता ही है कि हमने अभी तक मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल वाली चीज़ें देख ली, बहुत सारे रिजल्ट देख लिए, बहुत सारे एंगल्स भी हमने डिराइव किए। हमने पिछले लेक्चर में एक टेबल भी बनाया था जिसमें हमने 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये पांचों एंगल्स की जो काम की वैल्यूज़ थी वो हमने करी। आज का लेक्चर विल बी अ प्योर क्वेश्चन राउंड, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस होगी। अगला जो टॉपिक हमारा है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, वो बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, वो मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगा। आज प्योरली क्वेश्चंस होंगे, बहुत बढ़िया सवाल होंगे एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मैं आपके लिए पहला सवाल लिखता हूँ। आप अगर चाहें तो आप बेटा ये कर सकते हैं कि आप खुद भी वीडियो को पॉज करके सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए नहीं भी बनता तो आपको पता ही है कि आप वीडियो रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन तो देख ही सकते हैं। तो हमारे पास पूछा जा रहा है इफ cos cube x multiplied by sin 2x, cos cube x multiplied by sin 2x is equal to sigma of am sin mx। अलग तरीके का सवाल है, देखो आज अच्छे सवाल करेंगे, अलग तरीके का सवाल है। m इक्वल टू 1 से n, ठीक है। ये अगर आपको दिया हुआ है which of the following options are correct, which of the following options are correct, ये आपके पास सवाल है, options are correct। ये बेटा सवाल मोर देन वन टाइप, ये सवाल मोर देन वन टाइप है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। A3 इक्वल टू 3/8, कॉमा A2 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है n इक्वल टू 6, कॉमा A1 इक्वल टू हाफ। थर्ड ऑप्शन है n इक्वल टू 5, कॉमा A1 इक्वल टू 1/4। एंड बेटा लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सिग्मा AM इज इक्वल टू 3/4। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अब इस सवाल का मतलब क्या मैं आपको ये समझा दूं। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखेंगे, कोई भी सवाल में जरा देखो, आपको घबराना नहीं होता है देख के, सवाल देख के घबराना नहीं होता। जो मोस्ट लॉजिकल स्टेप्स लग रहे होते हैं वो करो। इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे, देखो जब आप m की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा A1 sin x, प्लस m की जगह आप 2 रखोगे तो A2 sin 2x, m की जगह आप 3 रखोगे तो A3 sin 3x, और इस तरीके से ये चलेगा कहाँ तक, m की जगह आप जब n रखोगे तो an sin nx तक। ये सीरीज आपके पास लिखी हुई है। मतलब कि आपको बेटा ये बोला जा रहा है कि ये जो पूरी चीज़ लिखी है ना LHS में आपको इस तरीके से कन्वर्जन करना है। LHS में बेटा आपको इस तरीके से कन्वर्जन करना है कि सिर्फ आपको साइन वाले टर्म्स मिले और साइन के ही मल्टीपल टर्म्स मिले, मतलब x, 2x, 3x, 4x ऐसा। तो आपको एक तो कॉस वाला टर्म हटाना पड़ेगा और आपको कहीं पर भी स्क्वायर वेयर नहीं लाना है, आपको सिर्फ प्योर साइन वाला टर्म चाहिए। देखो साइन x, साइन 2x, साइन, प्योर साइन वाला टर्म है, कहीं पर भी स्क्वायर वेयर नहीं है, कहीं पर भी कॉस वॉस नहीं है, कुछ नहीं। तो आपको LHS को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है। अब देखो अप्रोच में आपको क्या बोलूंगा बेटा, अप्रोच में आपको बोलूंगा कॉस क्यूब आपके पास लिखा है, याद करो कॉस क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता था, कॉस 3x के फॉर्मूले में आता था। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस 3x होता था बेटा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये रिजल्ट होता था। तो यहाँ से बेटा मैं cos क्यूब x को क्या लिख सकता हूँ, cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4, ये मैं लिख सकता हूँ। cos क्यूब x कैन बी रिटन एज cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। इसको आप उधर सब्सटीट्यूट कर दो। तो जो LHS आपके पास लिखा है, LHS में क्या लिखा हुआ है, cos 3x प्लस 3 cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x और पूरे के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4, ये आपके पास दिया।
यहाँ से बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या आ जाएगा, ये sin 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin 2x cos 3x प्लस 3 sin 2x cos x बाय 4, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे बेटा ये हमारे पास आया तो यहाँ से मुझे दिख रहा है sin a cos b वाला फॉर्म दिख रहा है, ये sin a cos b वाला फॉर्म दिख रहा है। sin a cos b वाले फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं अगर हाफ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो प्लस sin a माइनस b, तो प्लस sin a माइनस b करोगे तो माइनस x आएगा, और ये 2 तो मैंने अंदर सेट कर दिया, प्लस यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3/2 अंदर 2x सेट कर दूंगा तो 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो यहाँ पर x आ जाएगा। और अपॉन में बेटा देखो, अपॉन में 4 तो लिखा ही है, अपॉन में 4 तो लिखा ही है। यहाँ से अपने पास देखो क्या आ गया, आपके पास बेटा आ गया यहाँ से sin 5x बाई 2, ये आ गया। साइन माइनस एक्स, मतलब साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2, फिर प्लस 3/2, प्लस 3/2 साइन 3x आएगा, और उसके बाद प्लस 3/2 साइन x आएगा, और अपॉन में क्या लिखा है बेटा, अपॉन में लिखा है 4। अगर आप इसको अच्छे से अरेंज करोगे ना, अच्छे से अगर आप अरेंज करोगे तो देखो 3/2 साइन x और माइनस साइन x बाई 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2/2 साइन x विच इज साइन x आ जाएगा। इन दोनों को आप जैसे ही सेट करोगे तो सॉल्व होके साइन x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 साइन x, ये 4 को मैं सेट कर रहा हूँ अब। उसके बाद साइन 2x वाला तो कोई भी टर्म नहीं है, फिर साइन 3x है तो 3/8 साइन 3x, ठीक है ना, 4 सेट हो गया। फिर साइन 4x वाला कोई भी टर्म नहीं है तो प्लस 1/8 साइन 5x। मतलब ये जो LHS पूरा का पूरा है ये सॉल्व होके मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। मुझे ऐसे वाले फॉर्मेट में लिखना था इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में सॉल्व करके लिख लिया बहुत इजीली। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप कंपेयर करोगे तो A1 का वैल्यू क्या आ रहा है 1/4, A2 का वैल्यू 0 होगा क्योंकि sin 2x वाला टर्म ही नहीं है, A3 का वैल्यू 3/8, A4 का वैल्यू 0 होगा, A5 का वैल्यू 1/8, ठीक है ना, A5 का वैल्यू 1/8 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं अपन अच्छे से, A5 विल बी 1/8। अच्छा, इसके बाद A5 तक ही आपके पास टर्म्स है sin 5x तक, उसके बाद A6, A7, A8, A9 सब क्या होंगे, इसके बाद सारे टर्म्स A6, A7, A8 ऐसा करके अब सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि उसके आगे तो मेरे पास टर्म्स ही नहीं है। तो AN तक अब सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। अब देखो आपको बोला जा रहा है A3 विल बी 3/8, क्या A3 3/8 है क्या, बिल्कुल है। A2 विल बी 0, A2 0 है क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी है कि अगर n की वैल्यू 6 है, ऑप्शन बी है कि अगर n की वैल्यू 6 है तो A1 हाफ है। A1 हाफ है क्या, A1 तो 1/4 है, A1 हाफ तो नहीं है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ऑप्शन बी तो गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, n की वैल्यू 5 है और A1 की वैल्यू 1/4 है। आप देख लो n कहाँ तक है, 5 तक ही है, 5 तक ही है, n की वैल्यू 5 तक ही है, और A1 क्या है 1/4 है, A1 1/4 है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगर मैं चौथे वाले ऑप्शन की बात करूं तो सिग्मा AM इज 3/4, सिग्मा AM इज 3/4 मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे जितने भी टर्म्स है सबका सम 3/4 है। करके देख लो, 1/4 प्लस 0 प्लस 3/8 प्लस 0 प्लस 1/8, और उसके बाद तो सारे ही 0 है, तो 1/8 और 3/8 4/8 मतलब हाफ हो जाएगा, हाफ और 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन भी बेटा बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए पूरा का पूरा सवाल बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया है। अच्छा सवाल है बेटा, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि हम जब ऐसे फॉर्मेट का सवाल देखते हैं ना तो हमको डर लगता है,
ये सिग्मा इग्मा देख के हमको डर लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। जबकि सवाल में आपको सिर्फ 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला लगाना था और ऑटोमेटिकली देखो बन गया आपके पास। मतलब एकदम ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सेटिंग उसकी ऐसी थी कि वो घबराहट वाला सवाल था कि यार नहीं बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इजी था, हमसे ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इसका आंसर अपन टैली भी कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा सही है अपना आंसर, ए सी और डी ऑप्शन आए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद, इसके पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करें, हम अपना बोर्ड बेटा पूरा क्लियर कर लेते ताकि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बना पाएँ। आज सिर्फ जैसा मैंने आपको बोला है कि आज हमें प्योरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम बेटा जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना, तो आपको अगर थोड़ा सा भी मान लो बेटा डाउट भी आया है पिछले वाले सवाल में, तो आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। तो बेटा अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके पास है, इवैल्यूएट का सवाल है। आपको वैल्यू बतानी है, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। क्वेश्चन है tan ऑफ 63 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री, ये आपके पास क्वेश्चन है। tan ऑफ 63 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री। मैं आपको इसके बेटा 4 ऑप्शंस बता देता हूँ जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2/√5 + 1 √ 10 - 2√5। दूसरा ऑप्शन बेटा हमारे पास दिया हुआ है 2/√5 + 1 √10 + 2√5। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास √5 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय √5 - √5। और चौथा ऑप्शन है नन। चौथा ऑप्शन है बेटा आपके पास नन। अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब ऐसे वाले सवालों में बेटा देखो, मैं आपसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप इन सवालों को याद रखेंगे। ठीक है ना, आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ऐसे सवालों को बेटा याद रखेंगे, लेकिन हमें एट द सेम टाइम सवाल को सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको बोला था जब भी हमें कोई भी नया एंगल दिखता है, जब भी हमें कोई भी नया एंगल दिखता है तो हमारा दिमाग इस बात पे जाना चाहिए कि यार इसको मैं कैसे करके सॉल्व करूं, कोई जुगाड़ है क्या इसको सॉल्व करने का, कोई रास्ता है क्या इसको सॉल्व करने का। तो मैं बेटा आपको बोलूँगा कि यार 63 का डबल आधा तो सब बेकार होता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि 63 का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, 90 - 63 जो होता है वो 27 डिग्री होता है। 90 - 63 जो होता है वो 27 डिग्री होता है, 27 डिग्री। और 27 डिग्री अगर आपने लिखा है तो उसके बाद 27 डिग्री से आप क्या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर अब सोचना पड़ेगा कि यार 27 डिग्री से मैं मिलता जुलता क्या कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि यार 27 का डबल 54 डिग्री होता है, ये मुझे पता है। और 54 डिग्री अगर मुझे मिल गया तो 54 डिग्री के बाद 90 - 54 जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, वो होता है 36 डिग्री। और 36 डिग्री तो मैं पढ़ के आया हूँ। किसका 36 डिग्री मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने कॉस का 36 डिग्री पढ़ा हुआ है। √5 + 1/4 होता है। और देखो ये √5 + 1, √5 + 1, ये √5 + 1 लगा लिया, आपको चीजें भी दिख रही है। देखो दोबारा बोलो, ध्यान से समझो। 63 आपने एंगल देखा, 63 से आपने बोला कि यार 63 का कॉम्प्लीमेंट्री 27 है, 27 का डबल 54 है और 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 है। आपको कन्वर्ट करते करते किसी ऐसे एंगल तक लेके आना है जो आपको पता होता है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है सवाल में। अब देखो, अगर मान लो मैं सवाल को सॉल्व करना चालू करूं तो मैं आपको सबसे पहले क्या बोलूँगा बेटा, मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि यार tan और cot में लिखा हुआ है, आप सबसे पहले इसको ऐसा करो, 90 - 63 वाली अगर आपको प्रोफाइल बनानी है, 90 - 63 वाली, तो 90 - 63 वाली प्रोफाइल के लिए आपको क्या दिख रहा है, 27 डिग्री आ जाएगा। तो tan 63 को आप लिख लो cot 27 डिग्री माइनस cot 63 को आप लिख लो tan 27 डिग्री, लिख सकते हैं। tan ऑफ
90 माइनस 27 करोगे तो cot 27 आ जाएगा, और cot ऑफ 90 माइनस 27 करोगे तो tan 27 आ जाएगा। तो ये आ गया 27 डिग्री पर, तो आप पहुंच गए। अब 27 डिग्री पर आप पहुंच गए, अब आपको डबल एंगल पे जाना है। डबल एंगल पे जाने के लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, सबसे पहले आप इसको ऐसा करो, कॉस साइन में कन्वर्ट करो। तो दिस इज cos 27 अपॉन sin 27 माइनस दिस इज sin 27 अपॉन cos 27। सॉल्व बेटा आप जैसे इसको करोगे देखो, तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर 27 माइनस sin स्क्वायर 27 अपॉन sin 27 cos 27। एलसीएम ले लिया अपन। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है बेटा cos 2 थीटा, मतलब cos 54 डिग्री अपॉन, यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ है sin 27 cos 27। अगर मैं हाफ लिख लूँ और 2 भी लिख लूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो दिस इज sin 54 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 cot 54 डिग्री। ये जो पूरी चीज है दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 cot 54 डिग्री। तो देखो मैं 27 डिग्री जनरेट किया, 27 से मैंने 54 भी जनरेट कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, डबल एंगल में बदल दिया, 54 आ गया। अब जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज आ गई, जैसे ही मेरे पास ये चीज आ गई, अब मुझे पता है कि 54 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 36। तो यहां से क्या मैं इस 2 cot 54 को ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज 2 tan 36 डिग्री। मुझे tan 36 याद नहीं है, भले हो सकता है उस टेबल में मैंने आपको लिखाया भी हो, ऐसा हो सकता है कि उस टेबल में मैंने आपको लिखाया भी हो, लेकिन मेरे को याद नहीं है, tan 36 मेरे को याद नहीं है। तो मैं आपको इसमें क्या बोलूँगा बेटा, मैं आपको ये बोलूँगा कि यार 2 इंटू tan 36 है, 2 इंटू tan 36 है, तो अब इसमें आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा करो, आप इसको बेटा लिखो कि आपके पास देखो ये दिख रहा है tan 36 डिग्री। आप मुझे बताओ आपको cos का 36 डिग्री तो पता है, cos का 36 डिग्री आपको पता है। देखो 36 डिग्री अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो cos 36 डिग्री क्या होता है, √5 + 1/4। cos 36 होता है √5 + 1/4, मतलब कि ये आ गया √5 + 1 टाइम्स ऑफ k, तो ये आ जाएगा 4k। cos के लिए √5 + 1/4 आ जाएगा रेशियो। तो आपके पास ये जो आएगा इधर वाला साइड क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर, इसका आप जैसे बेटा स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 6 और माइनस 2√5, ये आपके पास आ जाएगा। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया और कुछ भी नहीं किया, मतलब कि तीसरा साइड आपके पास आ गया सॉल्व होके √10 माइनस 2√5 का k, ये आ गया आपके पास। तो अगर मुझे बोला जा रहा है ट्वाइस ऑफ tan 36, तो tan 36 क्या होगा, साइन बाय कॉस का वाला रेशियो, tan 36 परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये आ जाएगा √10 माइनस 2√5 अपॉन √5 + 1, ये आ जाएगा मेरे पास। आप देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो 2 अपॉन √5 + 1 √10 माइनस 2√5, ये देखो आ गया आपके पास 2 अपॉन √5 + 1 √10 माइनस 2√5। तो जैसा मैं आपको बेटा बोल रहा था, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि आपको करना कैसे है ना। देख लो अपन आंसर अपना टैली कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 2 ट्वाइस ऑफ √10 माइनस 2√5 अपॉन √5 + 1, 2 tan 36 डिग्री, बिल्कुल सही। अप्रोच अपना क्लियर रखो बेटा, अगर आपका अप्रोच क्लियर होगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट ये है कि हमारा अप्रोच ही नहीं होता, बच्चों को यही नहीं पता होता कि एंगल निकालना कैसे। तो मैंने आपको देखो 63 डिग्री के लिए बहुत इजीली बताया ना कि यार 63 का आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 27 है, 27 का डबल मेरे को आता है और उसके डबल का कॉम्प्लीमेंट्री आता है। तो एक एक करके मैं उस पैटर्न में आगे बढ़ता गया। मुझे जो एंगल आता था, देखो मैंने क्या किया, 27 में पहले मैंने बनाया, 63 को पहले मैं 27 में कन्वर्ट किया, 27 वाले से मैं डबल एंगल में बनाया तो 54 आया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री में लिख के 36 में आ गया। 36 मुझे आता था तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बेटा बात नहीं है, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी अपन एक सवाल और ऐसे ही वाला करेंगे, है ना, उससे आपको क्लैरिटी और अच्छे से आएगी। एक हम क्वेश्चन अभी और करते हैं इसी तरीके का, ऐसे वाले क्वेश्चन हम और बेटा देखो प्रैक्टिस करेंगे, कोई अपने को मतलब जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सब कुछ होगा। आप तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपके पास बेटा समय बहुत है। प्रॉब्लम आती है 12th के बच्चों के साथ और ड्रॉपर वाले बैच के बच्चों के साथ, जिनके पास समय की कमी होती
लेकिन क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत है तो अपन थोड़ा सा बढ़िया से इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रूफ का सवाल है। प्रूफ का सवाल है कि 4 sin 27 डिग्री इज इक्वल टू 4 sin 27 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5। ये सवाल है। 4 sin 27 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो 27 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका मुझे कुछ अता पता नहीं है। 27 डिग्री का तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको अप्रोच क्या बोलूँगा कि ये 27 है तो 27 का डबल होता है 54। 27 का डबल होता है 54 और 54 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 36 डिग्री। 54 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 36 डिग्री और 36 डिग्री तो हमें पता है, पढ़ के आए हम। अप्रोच मैंने बना लिया, तो मेरे पास देखो क्या लिखा हुआ है, 4 sin थीटा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मेरे पास ये 4 sin थीटा लिखा हुआ है, जहां पर 27 डिग्री को मैं थीटा बोल रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, डबल एंगल बनाना है उसका, मुझे इसका डबल एंगल बनाना है। तो इस साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे पास ये 4 sin थीटा लिखा हुआ है तो अब बेटा इसमें मुझे कुछ जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप बेटा ऐसा करो, 4 sin थीटा लिखा है ना, इसको आप ऐसा लिख लो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 4 है और डबल एंगल में अगर मुझे जाना है तो मुझे ये बात पता है कि देखो अगर मेरे पास tan थीटा होता था तो tan थीटा का डबल एंगल में कैसे लिखता था, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। ये मैं इसका डबल एंगल लिखता था। tan थीटा में मैं डबल एंगल क्या लगाता था, याद करो, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। इससे मेरे पास डबल एंगल बनता था। अब अगर मुझे sin थीटा से डबल एंगल बनाना है, अगर मुझे sin थीटा से डबल एंगल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं आपको ये बोलूँगा बेटा कि अगर tan थीटा ये है, देखो ध्यान से, ये थीटा एंगल है, tan थीटा मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा, हाइपोटेनियस क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर 2 थीटा 1 और माइनस 2 cos 2 थीटा, ये आपके पास आएगा। तो यहाँ से बेटा आप बोल सकते हैं कि sin थीटा अगर आपको लिखना है तो sin थीटा विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा को आप लिख सकते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos 2 थीटा, ये आप लिख सकते हो। आप ऐसा इसको लिख सकते हो। देखो आपने डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया है तो आप इसको इफेक्टिवली लिखे हुए हैं 4 इंटू 1 माइनस cos 54 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos 54 डिग्री, आपने ये लिखा हुआ है। अब आपको किस में जाना है, अब आपको जाना है 54 के बाद 36 पे। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो आप क्या बोलेंगे, 4 इंटू 1 माइनस साइन 36 डिग्री अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 साइन 36 डिग्री, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है। 54 डिग्री से आप 36 डिग्री पे भी आ गए। अब 36 डिग्री वाली चीज़ आपको आती है, 36 डिग्री वाली चीज़ की तरफ आपकी एफिनिटी है। तो देखो याद करो, 36 डिग्री cos 36 डिग्री कितना होता है, cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ये वाला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 6 और माइनस 2√5 टाइम्स के। तो दिस इज एज गुड एज √10 माइनस 2√5, ठीक है ना। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर बेटा मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास लिखा है 4 अंदर 1 माइनस साइन 36 विल बी अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5/4 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 साइन 36, साइन 36 इज अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। ये आपके पास सवाल है। आप देखो मैं इसी में थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, अगर आपको है वीडियो पॉज कर लो, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इतने में सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप जैसी बेटा एलसीएम लोगे तो यहाँ पर जो 1 माइनस लिखा हुआ है ये 4 माइनस हो जाएगा और इस पूरे के नीचे ये 4 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, एलसीएम लेते ही, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें नीचे तो ये 2 और ये 4 कटा तो यहाँ 2 आया, और जैसे ही आप बेटा एलसीएम लेंगे तो देखो ये 2 तो ये कट गया इधर 4 से, यहाँ पर अब 2 बचा है नीचे। जैसे ही आप एलसीएम बेटा लेंगे तो 2 इंटू 2 यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, 4 माइनस ये पूरी चीज़, और नीचे आपके पास एलसीएम बच जाएगा बेटा 2, ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको बेटा इसको सॉल्व करना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, रैशनलाइज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो नीचे अंडर रूट ऑफ 2 है, इस अंडर रूट ऑफ 2 को तो आप ले जाओ ऊपर घुमा के, अंडर रूट ऑफ 2 के बगल में लिखा हुआ है 4 माइनस रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5। वही चीज़ है, ये इसका स्क्वायर लिखा है, नीचे वाले का स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5, ये आपके पास आ जाएगा, और उसके साथ रूट 2 और है, उसके साथ ये रूट 2 और है, मतलब इफेक्टिवली बेटा ये लिखा हुआ है रूट का अगर आप अंदर ले जाओगे तो 8 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5, ये आपके पास लिखा हुआ है। आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो 4 साइन 27 डिग्री की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, 4 साइन 27 डिग्री की बेटा आपके हिसाब से ये वैल्यू आ रही है, आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपकी आ रही है और आपको ये वैल्यू दी हुई है। अब आप ऐसा सोच लो, अब आप ऐसा सोच लो, देखो अगर आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपको ये दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप सोचो, मैं भी करके देख रहा हूँ, हो सकता है आंसर आ जाए। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला टर्म ही नहीं है और यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला टर्म है, मतलब ये अंदर जरूर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, तो ऐसा आंसर आएगा। मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि यार इसी का स्क्वायर वो लिखा हुआ है, इसी का स्क्वायर अंदर लिखा होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, मेरी जो गट फीलिंग आ रही है वो पता है क्या आ रही है, वो मेरी गट फीलिंग ये आ रही है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो बन जानी चाहिए। स्क्वायर करके देखो, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर जब आप लगाओगे तो a स्क्वायर मतलब आ गया 5 प्लस रूट 5 प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 3 माइनस रूट 5, और माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 5 प्लस रूट 5a इंटू बी मतलब 3 माइनस रूट 5। आप देख लो 5 प्लस 3 8, रूट 5 माइनस रूट 5 कट गया, तो देखो ये 8 और 8 तो मिल गया, और उसके बाद माइनस 2, ये देखो ये माइनस 2 भी आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में यहाँ रूट के अंदर देखो क्या लिखा है, जब ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होंगे तो 5 इंटू 3 15, 3 और ये रूट 5 तो प्लस 3 रूट 5, माइनस रूट 5 और 5 तो माइनस 5 रूट 5, और माइनस रूट 5 और माइनस रूट 5 मतलब ये आ जाएगा माइनस 5। तो ये आ गया बेटा 8 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 5 10, और 3 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 मतलब माइनस 2 रूट 5। देख लो, देख लो वही आ रहा है, 8 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 10 माइनस रूट 5, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ये ऐसा, इसका स्क्वायर, या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, इसको आप ऐसे लिखो, ये अंदर आपके पास लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बेसिकली। तभी तो इसका स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है, इसका स्क्वायर करने पे तभी तो ये अंदर वाली चीज़ मिल रही है, देख लो आप। तो इसको जैसे ही आप रूट के बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 5 का रूट माइनस रूट ओवर 3 माइनस रूट 5।
क्योंकि ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये है कि घबराना नहीं है कोई भी सवाल देख के। मैंने ये भी एक चीज़ जो की, अब ये चीज़ मैंने आप ही के सामने की है। मैंने सोचा कि यार डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, साइन को डबल एंगल में डायरेक्टली तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, साइन को तो कन्वर्ट करने का मैंने डायरेक्टली कोई डबल एंगल पढ़ा ही नहीं है। मैंने डबल एंगल किसका पढ़ा है, टैन का पढ़ा है। तो अगर मैंने टैन का पढ़ा है तो जुगाड़ लगा के उसमें कर लो सॉल्व। समझ आ रही है बात? तो कोई भी बेटा जो सवाल है वो आसान है, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात उसमें नहीं है। सवाल सारे के सारे आसान है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगानी है। आप सब कुछ पढ़ के आए, आपको इस बात पे भरोसा रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब इन सवालों के बाद, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में बताया है कॉस में, तो उसका एक, अगर आप मान लो कोई अलग अलग बुक्स देखोगे ना, तो कई बार उसमें एक फॉर्मूला भी लिखा होता है। मैं आपके लिए वो फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपको वो फॉर्मूला ना भी याद हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे मान लो आपके पास n एक नंबर है विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 क्यूब अल्फा से लेकर कॉस 2 रेज़ टू द पावर n-1 अल्फा। मान लो ये आपके पास एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ है कॉस का। तो पहली बात इसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा इसमें स्मॉल n। कैसे? क्योंकि आप बोल सकते हैं कि ये जो कॉस अल्फा लिखा है, दिस इज बेसिकली कॉस ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 0 अल्फा, ये 1 अल्फा, ये 2 अल्फा। तो 1 से n-1 तक टोटल n-1 टर्म्स हो गए और उसमें ये एक टर्म और जुड़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n। ठीक है ना, इसको अपन वापस वैसे लिख देते हैं जैसे था कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, n आ गए। अब अगर आपके पास बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n आ गए और ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है और आपको दिख रहा है कि कॉस में है और आपको दिख रहा है कि हर अगला टर्म पिछले वाले का डबल हो रहा है आर्ग्यूमेंट, तो अप्रोच क्या था, अप्रोच था डिवाइड एवरीथिंग बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, डिवाइड एवरीथिंग एंड मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। और उसके बाद की देखो चीज़ वैसी लिखी है, उसकी बाद की बेटा देखो चीज़ वैसे के वैसी ही लिखी हुई है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा सेम लिखा हुआ है। ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या बना लिया, साइन 2 अल्फ़ा। उसके आगे का ये कॉस 2 अल्फ़ा वैसा ही है, कॉस 2 स्क्वायर अल्फ़ा वैसा ही है, कॉस 2 क्यूब अल्फ़ा वैसा ही है, और कॉस 2 रेज़ टू द पावर n-1 अल्फ़ा भी वैसा ही है, और अपॉन 2 साइन अल्फ़ा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर अगर मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, मतलब साइन 2 स्क्वायर अल्फ़ा कॉस 2 स्क्वायर अल्फ़ा कॉस 2 क्यूब अल्फ़ा से लेकर बच्चों कॉस 2 रेज़ टू द पावर n-1 अल्फ़ा अपॉन 2 स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ये आ गया। तो यहाँ पर जब पैटर्न देखो, पैटर्न समझो, जब यहाँ 2 स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ भी 2 स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है ना, जब यहाँ 2 स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ भी 2 स्क्वायर वाला टर्म है। अब इसमें आप क्या बोलोगे, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लो, फॉर्मूला डिराइव अपन कर रहे हैं, फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2 क्यूब अल्फ़ा कॉस 2 क्यूब अल्फ़ा से लेकर कॉस 2 रेज़ टू द पावर n-1 अल्फ़ा अपॉन 2 क्यूब साइन अल्फ़ा। अगेन यहाँ पर जो 2 का पावर है वहीं देखो नीचे भी 2 का पावर है। तो आप सोचो जब आप आखिरी टर्म तक ऐसे पहुँचोगे बच्चों, जब आप लास्ट वाले टर्म तक पहुँचोगे तो लास्ट वाले टर्म में आपके पास पता है क्या लिखा होगा, जब ये साइन ऐसे मल्टीप्लाई होते होते डबल एंगल होते होते आप आखिरी में पहुँचोगे तो आपके पास लिखा होगा साइन 2 रेज़ टू द पावर n-1 अल्फ़ा कॉस 2 रेज़ टू द पावर n-1 अल्फ़ा अपॉन जो यहाँ 2 का पावर था वही नीचे रहता था, तो 2 रेज़ टू द पावर n-1 इंटू साइन अल्फ़ा। आप इस तरीके से अगर आगे बढ़ते जाओगे, यही आप प्रोसेस आगे करते जाओगे तो आप इधर कहीं पे पहुंचोगे। लॉजिकली आप देख भी सकते हो, सोच भी सकते हो आराम से। अब जब मैं इस पूरी चीज़ को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो देखो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन 2 रेज़ टू द पावर n अल्फ़ा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n साइन अल्फ़ा।
ये आपके पास आ रहा है रिजल्ट, ये आपके पास बेटा आ रहा है रिजल्ट। मतलब ये जो पूरा कंटिन्यूड प्रोडक्ट मैंने लिखा है, दिस कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज एज गुड एज दिस थिंग। ये जो पूरा का पूरा कंटिन्यूड प्रोडक्ट बेटा लिखा है डबल एंगल का, इट इज एज गुड एज दिस थिंग। ये हमारा अप्रोच है, ये चीज हमें सोच के रखनी। अब अगर आपको ये फॉर्मूला ना भी याद हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अगर ये याद हो जाए इट इज़ वेरी गुड, लेकिन ना भी याद हो तो जो मैंने आपको अप्रोच बताया है आप उस अप्रोच को पकड़ के चलिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आप बेटा लगा रहे हैं जब लास्ट वाला एंगल भी डबल एंगल है। और जब मैं कल आपको इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया ही था कि लास्ट वाला एंगल डबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, बुक्स में लिखा होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया और आपको समझा भी दिया कि ये रिजल्ट आया कहाँ से, सो दैट कि अगर आप मान लीजिए कभी ऐसा कोई रिजल्ट देखते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सिर्फ उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आप इसको सेफली इग्नोर कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर मान लो डायरेक्टली पेपर में यही सवाल आ गया कि यार इसका क्या एंड रिजल्ट होगा, तो उसके लिए आपको अगर ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो मैं आपको बोलूँगा आप अपना जो बेसिक अप्रोच है जो मैंने आपको बताया है आप उससे आगे बढ़िए, उससे आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक बार अपन अपना रिजल्ट देख लेते हैं जो हमने निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, साइन 2 रेज़ टू द पावर n अल्फ़ा बाई 2 रेज़ टू द पावर n साइन अल्फ़ा। ठीक है ना। अब इसमें बस बेटा आपको जो एक चीज़ इंश्योर करनी है, आपने सबने ही साइन का ग्राफ पढ़ा हुआ है, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस केस में अल्फ़ा जो है वो n पाई के बराबर नहीं है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई। अगर अल्फ़ा n पाई नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ तब आप ये सारी काम करेंगे, क्योंकि अगर गलती से भी अल्फ़ा n पाई हो गया वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, अगर गलती से अल्फ़ा n पाई हो गया वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो आप उसको साइन n पाई से डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि साइन ऑफ n पाई 0 होता है। याद करो, आप याद करो बेटा, साइन ऑफ n पाई 0 होता है, तो आप 0 से मल्टीप्लाई और 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना। तो अल्फ़ा अगर n पाई के बराबर नहीं है, इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं। अब अपन देखते हैं कि अगर अल्फ़ा एक इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है पाई का तो उस केस में क्या होगा। ठीक है ना, इसको अपन बेटा क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को, और अपन सिर्फ एक केस देख लेते हैं कि अगर अल्फ़ा मान लो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया पाई का, तो उस केस में हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या वो सेम रहेंगे, क्या वो वेरी करेंगे, उस चीज़ को बस अपने को और थोड़ा सा पढ़ना है, फिर अपन अपना बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक करना है, तो अपन अगला टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक छोटा सा पोर्शन और है जो मैं आपको करा देता हूँ ताकि अपना ये वाला सिलेबस आज का हो जाए। तो अगर अल्फ़ा n पाई के बराबर नहीं होता है तो हमारा रिजल्ट आता है साइन 2 रेज़ टू द पावर n अल्फ़ा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n साइन अल्फ़ा, ये हमारा बेटा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब बेटा हमें देखना है कि अगर अल्फ़ा n पाई हुआ, अगर अल्फ़ा n पाई हुआ तब क्या होगा, है ना। अब हमें देखना है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n पाई, इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n पाई, इस केस में दो केस बनेंगे। पहला व्हेन n इज ऑड, पहला केस व्हेन n इज ऑड, मतलब कि अल्फ़ा जो है वो या पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो, कुछ इस तरीके का, कुछ भी इस तरीके का। तो देखो ये जो n है, ये n क्या हो जाएगा, मान लो अगर आप पाई लेते हो तो ये हो जाएगा कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 2 स्क्वायर पाई, और उसके बाद लिखा होगा कॉस 2 क्यूब पाई अप टू कॉस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 पाई। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये वाला n और ये वाला n अलग अलग है ना, ये वाला n और ये वाला n जो है बेटा ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से बेटा आप इस बात को समझो कि अगर ये आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है वेयर n इज ऑड, तो कॉस पाई तो क्या होता है, कॉस पाई होता है -1, कॉस पाई होता है -1। ये जो कॉस अल्फा लिखा है, अगर आप अल्फा की जगह पाई रखोगे या 3 पाई रखोगे या 5 पाई रखोगे या 7 पाई रखोगे, जो भी रखोगे, पहला टर्म तो हमेशा -1 होगा। लेकिन इसके बाद वाले देखो जितने भी टर्म है, 2 अल्फा, 2 स्क्वायर अल्फा, 2 क्यूब अल्फा, ये तो सारे इवन पावर्स हैं। आप अगर मान लो पाई रखते हो तो 2 पाई हो जाएगा, कॉस 2 पाई तो 1 होता है, कॉस 2 स्क्वायर पाई भी 1 होता है,
cos 2 क्यूब पाई भी 1 होता है, ये तो सब 1 होते हैं, ये तो सारे ही 1 होते हैं। सोचो आप अगर मान लो 3 पाई भी रख रहे होते तो यहाँ 3 पाई रखते तो पहला वाला -1 आता, लेकिन 2 इंटू 3 पाई 6 पाई तो +1 आता, 2 स्क्वायर इंटू 3 पाई 12 पाई तो +1 आता। हमेशा ये इवन मल्टीपल होता पाई का, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही तो हो रहा है ना ऑड मल्टीपल। देखो अगर आप n को ऑड रखोगे तो सिर्फ पहला वाला ही तो टर्म ऑड रह रहा है, उसके बाद तो जैसे ही आप 2 अल्फा 4 अल्फा 8 अल्फा करोगे तो सब इवन हो जाएगा। तो ऐसे वाले केस का आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि पहला वाला -1 है, बाकी तो सब 1 है। अब देखो अगर n इवन हो गया, अगर n इवन हो गया मतलब कि अल्फा हो गया 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई, कुछ भी ऐसा, तो ऐसे वाले केस में n क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल N। मान लो अगर आप अल्फा 2 पाई बोलते हो तो cos 2 पाई इंटू cos 2 इंटू 2 पाई मतलब कि 2 स्क्वायर पाई, फिर cos 2 क्यूब पाई एंड सो ऑन। तो इधर तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, सभी 1 है, सभी 1 है। तो मेरे पास अगर बेटा सबके सब 1 आ रहे हैं, सारे ही अगर 1 आ रहे हैं, तो इसका मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर अल्फा n पाई है तो आंसर या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। -1 कब आएगा, जब n ऑड है, 1 कब आएगा, जब n इवन है। लेकिन अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n अल्फा बाई 2 रेज़ टू द पावर n साइन अल्फा। ठीक है ना, ये अपने पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा। तो जब n ऑड होता है तो पूरे का आंसर आ जाएगा -1, और जब n इवन होता है बेटा तो पूरे का आंसर आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर हम थोड़ा सा शॉर्ट रखें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया टॉपिक नए लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको बच्चों आज का लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू।